I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, course differential equation, and lecture number 23. Dirac delta function. DDF, you can say that. इसके अंदर सबसे पहले यूनिट इम्पल्स को स्टडी किया जाता है, जिस तरह मैंने आपको एक यूनिट फंक्शन का बताया था. सो व्हाट इज दैट? यूनिट इम्पल्स को, यूनिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था, तो यूनिट इम्पल्स को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका. दिस इज ए t minus t naught zero 1 over 2a 0 t is greater than or equal to 0, less than or equal to, okay, only less than, we will discuss it, do not worry. T naught minus a, t is greater than or equal to t naught minus a and less than t naught plus a, and t is greater than or equal to t naught plus a. Okay, so यानी कि हमने यूनिट, sorry, this is not unit function, this is basically unit impulse. आप कह सकते हैं यूनिट फंक्शन में हमने देखा था कि 0 और 1 है, जस्ट एक टाइम पीरियड के लिए 0 और एक टाइम पीरियड के लिए 1 है, पर यहाँ पर यही टाइम पीरियड 3 हिस्सों में तकसीम है. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा. A should be greater than 0, t naught is greater than 0. For a small value of a, this is partial a, you can say partial a, t minus t naught is a small value, is essentially a constant. For a small value, this thing, for a small value of a, this thing is essentially a constant function. Of large magnitude that is on for a just very short period of time. You can write it what I am saying. I will just say a is greater than 0, t naught is greater than 0. For a small value of a, this value is for a small value of a, this value is essentially a constant function of large magnitude. This that is on, this is, जिसका मतलब है कि ये on है for a short period of time around t naught, a से लेके t naught minus a से t naught तक के लिए वो फंक्शन on है या off है. t naught minus a से लेके t naught plus a. ठीक है, इस स्मॉल पीरियड के लिए ये ऑन होगा आपका फंक्शन.
द बिहेवियर ऑफ, किसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इसके ही बिहेवियर की भी बात हो रही है। एज a approaches to 0, it possesses the integration property, इसके अंदर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन होगी 0 to infinity लिमिट्स, और जैसे ही a 0 हो जाएगा तो दैट विल बी t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन t नॉट, और t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t नॉट एंड लेस देन t नॉट, एंड t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t नॉट। तो ये एक फंक्शन हो जाएगा, और जो कि कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे ही आपका एक a अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा तो आप इस फंक्शन को दोबारा लिख के देख लीजिएगा, और फिर इसकी लिमिट्स को देख लीजिएगा 0 टू इन्फिनिटी तक के लिए, और फिर आप इस चीज़ को जब थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे तो you will get to know that this value function on the limits applying to integration 0 to infinity, its value will be 1. So Dirac delta function, in practice it is convenient to work with another type of unit impulse, a function that approximate it, किस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करता है, इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करेगा। डायराक डेल्टा फंक्शन की मदद से हम इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करेंगे। ये हमारे लिए आसानी पैदा करता है इस काम के लिए, आप देखेंगे आगे हम एग्जांपल करेंगे। तो एंड दिस डिफाइंड बाय द लिमिट, किस लिमिट से ये डिफाइन है कि देख लेते हैं। In practice, it is convenient to work with another type of unit impulse, a function that approximates, किस चीज़ को approximate कर रहा है, इसी चीज़ को, and is defined by the limit, किस लिमिट से डिफाइन है, t minus t naught, limit a approaches to 0, sigma t minus t naught. So the unit impulse, अब यही यूनिट इम्पल्स जो हमारे पास है, कौन सी, ये t माइनस टी नॉट, इज कॉल्ड द डायराक डेल्टा फंक्शन। ये डायराक डेल्टा फंक्शन है, ठीक है। तो इसका अगर हम लेप्लास कैलकुलेट करते हैं, और अगर टी नॉट ग्रेटर देन 0 है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। आगे हम एग्जाम्पल करते हैं तो फिर देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ डायराक डेल्टा फंक्शन है। फिर डायराक डेल्टा का फंक्शन का अगर हम लैप्लास लेते हैं और वो इस चीज़ के बराबर होगा, लिमिट है, और ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर इस चीज़ का लैप्लास जो है जब ए अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट का जो टी नॉट ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ होगी, और इसका लैप्लास इस चीज़ के बराबर आएगा। सो अब हमारे पास 2 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको देख लेते हैं किस तरह से वो है रिप्रेजेंटेड, और हम उनका लैप्लास ही लेंगे। Two initial value problems. Example question है y डबल डैश प्लस y इज
इक्वल टू 4 डायराक डेल्टा फंक्शन t माइनस 2 पाई, t माइनस टी नॉट था, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि टी नॉट की वैल्यू 2 पाई है। अच्छा, अब हमने इसे दो इनिशियल कंडीशन से करना है, एक से मैं करवा दूंगा, एक से आप खुद कर लीजिएगा। पहली इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और y डैश ऑफ 0 जो है ना वो है 0 के ही बराबर। आप लोगों को भी पता है, मैंने कहा था जितनी वैल्यू डेरिवेटिव की होगी उतनी इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी। ये सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन है तो दो ही इनिशियल कंडीशंस गिवन है। मैं इस पूरी इक्वेशन का लेप्लास लूंगा, तो इसका लेप्लास पहले लेते हैं, लिख देते हैं टेकिंग लेप्लास। तो इसका हो जाएगा एस स्क्वायर y ऑफ s माइनस y ऑफ s इंटू वाई ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0 प्लस y का लेप्लास, अब इसका लेप्लास y ऑफ s इज इक्वल टू 4 और इस कांस्टेंट है तो ये इसका 4 कांस्टेंट है तो बाकी वाली चीज़ का लेप्लास क्या होगा, इस डायराक डेल्टा का फंक्शन का लेप्लास e की पावर माइनस s टी नॉट था और टी नॉट क्या है 2 पाई। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, वैल्यूज पुट की जाए तो y डैश ऑफ 0 तो 0 के बराबर है, दिस थिंग विल बी जस्ट एज कैंसल्ड, और ये वाली चीज़ 1 के बराबर है। अच्छा, अगर मैं वाई एस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0 1 है तो वो माइनस एस और ये 4 इंटू ई की पावर माइनस 2 पाई एस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हम एस को उस साइड ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा 4 ई की पावर माइनस 2 पाई एस प्लस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 और इसका भी एस स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब क्या है कि ठीक है जी, इसका तो आप ले सकते हैं एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कोस के टी के हिसाब से, और इसका कैसे हमने लेना है, y ऑफ, अब हम लेप्लास इनवर्स ले रहे हैं, तो y ऑफ s का y ऑफ t फॉर कांस्टेंट, तो जब हमारे पास e की पावर माइनस 2s आ जाता है तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं, एक यूनिट स्टेप फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा एफ ऑफ टी माइनस अल्फा हो जाता है और यू ऑफ टी माइनस अल्फा हो जाता है और ई की पावर माइनस अल्फा एस होता है, तो अल्फा क्या हो गया 2 पाई। तो ये क्या है, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, ये 4 डॉट या 1.4, तो 1 क्या हो गया के ओवर एस के प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास साइन के टी, ठीक है, और टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी माइनस अल्फा से, तो टी माइनस अल्फा इज 2 पाई और साथ एक यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस 2 पाई प्लस एस ओवर एस के प्लस 1, ये आपका कोस के टी हो जाएगा, तो एस के क्या है 1 है, it will be just cos t. So this is our answer. But wait for a minute, कि आपको पता है कि साइन t माइनस 2 पाई क्या है, सिंस अगर मैं लिखूं यहाँ मैं ये बनाऊं तो ये हो जाएगा 2 पाई ये है, ठीक है, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो ये इधर पीछे आएगा,
इधर तो कॉस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि साइन 2 पाई सॉरी t माइनस 2 पाई इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस टी। मैंने आपको बताया था साइन के साथ जो अंदर एंगल अगर हम चेंज करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो दोबारा अब मैं 2 पाई माइनस टी को मैं लिखना चाहूँगा साइन के फंक्शन में, तो माइनस इंटू माइनस साइन टी हो जाएगा ये, क्योंकि 2 पाई से माइनस, तो ये साइन टी के ही बराबर आ जाती है ये चीज़। ठीक है, तो ये फंक्शन, अच्छा आप लोगों ने के भी देखा ना, के तो 1 है हमारे पास, तो हमें इस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट विल बी जस्ट साइन टी माइनस 2 पाई। तो y ऑफ t को जब मैं दोबारा लिखूंगा 4 इंटू साइन टी यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस 2 पाई प्लस कोस टी। अगर हम इस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस फंक्शन को कि t से लेके t ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा, अल्फा क्या है 2 पाई, और t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पाई। तो ये चीज़ तो हमारे पास कांस्टेंट चली आ रही है cos t। तो इस फंक्शन के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन 0 होता है, तो ये 0 होगा, तो इसका कोई किरदार नहीं होगा, तो ये सिर्फ फिर cos t हमारे पास आएगा। इसके अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन 1 हो जाता है, तो ये 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 साइन टी प्लस cos t ही आपके पास आएगा पूरा फंक्शन। ओके, अब मैं आपको सेकंड इनिशियल कंडीशन दे देता हूँ, वो आप खुद कीजिएगा। यही आपके पास है क्वेश्चन, और सेकंड इनिशियल कंडीशन लिख दी जाती है। बी पार्ट क्या लिखा, अभी हमने ए पार्ट, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और y डैश ऑफ 0 भी 0 के ही बराबर है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस एंड आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन लिखें, y डैश माइनस 3y इज इक्वल टू डायराक डेल्टा फंक्शन t माइनस 2, तो t नॉट यहाँ पे 2 है। फिर इसको उसी तरह, और इनिशियल कंडीशन भी एक गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। फिर एक और सवाल लिख लें, क्वेश्चन 3, y डबल डैश प्लस y डायराक डेल्टा फंक्शन t माइनस 2 पाई, t नॉट यहाँ पे 2 पाई है, और इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, फिर इसके बाद एक और है क्वेश्चन, वो लिख लें आप लोग, y डैश y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू डायराक डेल्टा फंक्शन t माइनस 1/2 इंटू पाई। तो यहाँ पे t नॉट पाई बाई 2 है, और एक और भी आपके पास साथ डायराक डेल्टा फंक्शन है t माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। फिर आपको बस इसको सॉल्व करना है। उसके बाद एक एग्जांपल है कपल्ड स्प्रिंग की, यानी कि आप लोगों को एप्लीकेशन का भी अंदाज़ा हो जाए किस तरह से हो रही है, इसका क्या काम है। तो ये कपल्ड स्प्रिंग की एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है बुक में, देख लेते हैं इसको भी, पर मैं इसका भी आपको आइडिया ही दूंगा, और अगर आपसे नहीं होगी तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देंगे, आई विल गो थ्रू दैट फॉर यू। coupled springs.
x1 डबल डैश प्लस 10x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन माइनस 4x1 प्लस x2 डबल डैश प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस होगी। अब x1 के रिलेटेड दो आपके पास इनिशियल कंडीशन आएंगी, तो वो है x1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x1 डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और एक आएगी x2 से रिलेटेड दो आएंगी, x2 डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 और x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आपने दोबारा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपके पास एक जगह से फिर इसके अंदर भी x1 है तो दोनों को इक्वेशंस को बना के आप दोनों का लेप्लास लेंगे। ठीक है, लेप्लास लेने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप किसी एक चीज़ के ना फैक्टर सेम कर लें, ताकि आप यानी कि लेप्लास लेने के बाद आप फैक्टर सेम कर लें, ताकि आइदर x1 कैंसिल हो जाए दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, या x2 टर्म कैंसिल हो जाए, ताकि आप लोग आसानी से अपना फिर एक फाइंड कर लें और फिर उस एक को किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरा फाइंड कर लें। और इन चीज़ों को इसके अंदर आपकी फिर बाद में जब आप लेप्लास से x1 या x2 के लिए इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी करनी पड़ सकती है, और पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कंपेयरिंग कोफिशिएंट का तरीका भी यूज़ करना पड़ सकता है, और फिर बाद में x1 की वैल्यू या x2 की निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप x1 और जो पहले निकाला हुआ है x1 निकाला तो x2 फाइंड कर लेंगे, और फिर दोबारा आपको वो करनी पड़ सकती है। जब आप x2 का असल में फंक्शन फाइंड करने जाएंगे तो दोबारा आपको पार्शियल फ्रैक्शन देखनी पड़ सकती है। तो ना हो तो मैं स्पेशली एक लेक्चर आप लोगों के लिए इसके लिए बना सकता हूँ, पर आप खुद पहले ट्राई कीजिएगा तो इस एग्जाम्पल को। और फिर इसके बाद हमारे पास पावर सीरीज मेथड है फॉर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। We'll be covering this topic in the next lecture. Thank you for watching. May God bless you. Allah Hafiz.